बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। पंजाब असम्बली की तहलील, ऐवान मछली मंडी बना रहा, सियासतदानों की आपस की रस्साकशी आवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर साहब के खिलाफ एक्शन, मगर इस वारंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यह है फवाद चौधरी साहब का रिएक्शन। इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ हम बात करने जा रहे हैं। और दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे तो कराची के अंदर 15 जनवरी को सजेगा बल्दियाती इंतखाबात का बहुत बड़ा मार्का। इस मार्के का फातेह कौन रहेगा, इसके ऊपर भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और देखने वाले आज हमारे साथ लाजमी रहें, क्योंकि प्रोग्राम मुकाबिल आज एक बार फिर से ग्रैंड हाइट स्कैंडल की ताजा वारदात आप लोगों के सामने रखेगा, आप लोगों के साथ शेयर करेगा। इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, सबसे पहले तो जो कुछ भी हम पंजाब में देख रहे हैं, होना तो ये चाहिए, तहलील होनी है, एतमाद का वोट लेना, या जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए, मगर अवाम का जो दर्द है ना, वो किसी सियासतदान का दर्द सर नहीं हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शर्म आ रही है सियासत पे बात करते हुए, और ख़ास तौर पर जिस तरह आज पंजाब असम्बली में जो अंदर और बाहर जो हुआ, गाली गलूज, बदतमीजियाँ, कि इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू आटे का है कि लोग दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। औरतें, बूढ़ी औरतें, बच्चे, मर्द लाइनों में लगे हुए हैं आटे के एक तोड़े के लिए। जो है वो एक से खेचातानी हो रही है, किसी को आटा नहीं मिल रहा, भूखे लोग मर रहे हैं। इस आटा एक बुनियादी चीज़ है और वो सबसे बड़ा मुल्क का क्राइसिस है। और हमारी तमाम गवर्नमेंट, तमाम पार्लियामान, असम्बलियों को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मगर बदकिस्मती ये है कि इस वक्त हमें गंद सियासत, और वो भी एक गंदी सियासत, तू मैं वाली सियासत, कि पंजाब असम्बली में आज रोज़ ये होने लग पड़ा है। आज मज़ीद बदतमीजियाँ हुई हैं कि जी वो राना सनाउल्लाह साहब को, इंटीरियर मिनिस्टर हैं फेडरल, उनको रोक दिया गया, तौला तारड़ को रोक दिया गया, वो ज़बरदस्ती उसके अंदर गए। फिर वो जो रेंजर्स आ गई, रेंजर्स के ज़रिए गए, वो ये एक मौके पे लग रहा था कि रेंजर वर्सेस पंजाब पुलिस ना लड़ाई हो जाए। अब इसका पता नहीं अगली दफ़ा जो है बदला लिया जाएगा। इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह भी कोई छोड़ते तो नहीं है, कोई पता नहीं नेक्स्ट टाइम पता चलेगा पीटीए के कुछ लोगों को इसी तरीके से बदतमीजी उनके साथ की जा रही है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जो है वो ख़रीदो फरोख्त के किस्से चलते रहे कि वो उन पर इल्ज़ाम लग गया है मोमिना वहीद जो कि पीटीआई की एक मुनहरफ खातून कोटे के उस पर सीट पे आई हुई हैं। मगर वो एकदम वो हर एक को गिले शिकवे हो जाते हैं, जी मेरी सुनी नहीं गई है। अब क्या ये जो है ये कुछ कोई बहाना बना लेना चाहिए, कुछ बेहतर बहाना कर लेना चाहिए कि जी मुझे पीटीआई पे एतराज़ बढ़ा है, मेरी बातें नहीं सुनी गई। जो है भाई आप जो है कोटे की सीट पे लेके आई हैं। पर बहरहाल इल्ज़ाम चल रहे थे कि कोई कहता है इतने पैसे लिए, कोई कहता है इमरान खान, बाकी तो छोड़े, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू भी एक चला दहशतगर्दी के हवाले से, बड़ी उन्होंने बातें की, अफगानिस्तान की बातें की। और ये ज़राए के हवाले से ये खबरें चल रही थी कि वो परवेज़ लाइफ से बड़े नाला हैं, और उनकी शायद इंटरनल मीटिंग के अंदर उन्होंने कुछ उनके ऊपर खदशात भी, कुछ इल्ज़ामात भी दिए। और उसके बाद फिर जो है, मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि ये ज़राए के हवाले से जो खबरें हैं ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। ये पता नहीं कौन से उठता है आमिर साहब, जहाँ चिंगारी बिल्कुल वो शायद दुरुस्त भी होती हैं कि उनमें से, मगर बहरहाल उसको दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझता। मगर इतने कहता हूँ खदशात और इल्ज़ामात कि परवेज़ इलाही साहब की शेनानिगन्स कह लें, आनियाँ जानियाँ कह लें, इस तरह के अल्फाज सेफ रहते हैं, कैमरा वाले नहीं बुलाते। तो वो उसके बाद बताया गया कि परवेज़ इलाही साहब जो है उनकी मुलाकात हो गई, और फिर हर मुलाकात के बाद रोज़ मुनीस इलाही को कहना पड़ता है कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इमरान खान हमारे बड़े भाई हैं और जो है डैडी के भी बड़े भाई हैं, और जिस तरह वो कहेंगे हम उसके मुताबिक। जब रोज़ कहना पड़े ना, उस वक्त लोगों को शक पड़ जाता है कि ये रोज़ कहते हैं जब, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। नहीं है पाकिस्तान जी जी, तो जो है वो देखिए ना, वो एंड टाइम पे उनका आना जाना जो है। फिर कल बड़ा फैसला आने वाला है कि बताया ये जा रहा है, असद उमर भी कल हमारे प्रोग्राम में उन्होंने भी बताया कि हमने फैसला वो उसके बाद करना है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये आया तहलील, कल फैसला क्या आता है, और फैसला फॉर एग्जांपल अगर इनके हक में भी जाता है तो क्या ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, वोट ऑफ नो जो है या उसके लिए बगैर करेंगे, या असम्बलियाँ तहलील करेंगे, नहीं करेंगे, उसमें बिल्कुल कर लेते हैं। ये इस पर माहिराना राय ले लेते हैं। बस लास्ट में ये कह दूँ कि जब तक परवेज़ इलाही इसमें एक वाइल्ड कार्ड है, जब तक ये हो नहीं जाता, उन पर शक
ही रहेगा कि वो पता नहीं किस तरफ हैं, वो दाएं भी देखते हैं बाएं भी देखते हैं, पिच के दोनों तरफ खेलते हैं। मजीद इसमें मुआवनत हासिल कर लेते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर भी हैं, नामवर वकील भी हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से इनसे मुशावरत जी जी, जो है पहले लाहौर हाई कोर्ट में तो बाद में आते हैं, पहले पता नहीं इनको मजम्मत करनी चाहिए या क्या कहना चाहिए। मुबारकबाद कुछ लोग तो दे रहे हैं नून लीग वाले कि इमरान खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन ने वारंट जारी कर दिए हैं। तो बैरिस्टर साहब ये बताएं ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ज़मानत हो जाएगी या क्या ये या देनी चाहिए थी, उनको वारंट इशू करने चाहिए तो नहीं? आप बतौर वकील ये ज़रा हमें ज़रा एजुकेट करें। जी देखें, ये जो केस है वो इस तरह उसकी नौयत ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट के नोटिस दिए थे कि हमारी ईसीपी की तौहीन हुई है, उसके नोटिस इशू किए थे। इन नोटिस को चैलेंज किया गया है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, और असद उमर साहब ने भी किया है, इमरान खान साहब ने भी किया है, और वो वहाँ मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जो कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट की पावर जो होती है या ताकत होती है, वो कानून के ज़रिए सिर्फ अदालत को दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि अदालत नहीं, ये एक आइनी इंस्टीट्यूशन है लेकिन अदालत नहीं, तो उसको कंटेम्प्ट की पावर देना आइन के खिलाफ है। ये चीज़ चैलेंज की हुई है जो इस वक्त हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जब ये मामला आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया और कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं जिसमें सस्पेंड कर दिया था इलेक्शन कमीशन को, कहा गया था कि आपने कोई फाइनल ऑर्डर नहीं पास करना, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट्स भी अपना जो पिटिशन उनके सामने हैं वो उसका फैसला करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाइनल ऑर्डर ना फरमाए, लेकिन बाकी जो बहस सुनना चाहती है वो सुन ले। तो उस सिलसिले में ये नोटिस जारी किए हैं। मेरा ख्याल है बेहतर ये होता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस जारी करते, सिर्फ उन्होंने ये वारंट का जो प्रोसेस शुरू किया है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें कोई बेल या ऐसी कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक वारंट होता है कि अब आप जाके पेश हों अगली हेयरिंग पे। तो अगर वो पेश हो जाएंगे अगली हेयरिंग पे या अपने वकील के जरिए उधर पेश होंगे, तो फिर वो मामला वारंट के ख़त्म हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी चीज़ बनाई गई है आज के अखबारों में। वो बहरहाल जब ये सुर्खी लगती है, और सुर्खी भी ऑर्डर हो तो लगानी पड़ती है कि इमरान खान, फवाद चौधरी को गिरफ्तार होने का इम्कान, उनके वारंट जारी किए। जो है अच्छे ज़मानों में इस तरह की खबरें जो है ना वो बड़े क्रिमिनल लोगों के लगती हैं, जब साबिक वज़ीर आज़म पे लगे तो सुर्खी तो बनती है। मगर अच्छे ज़मानों में जो आइनी इदारे हैं, मोतबर इदारे हैं, ये इतने कंट्रोवर्शियल भी नहीं होते थे। और जब बहुत ज़्यादा किसी का आइनी इदारे के किसी सरबराह या किसी मेंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ जाए, कुछ खबरें आ जाएं, एतराज़ात हो जाएं, लोगों को उनके ऊपर शक पड़ जाए, तो वो रिज़ाइन कर देते थे। आजकल मैंने देखा है ना तो जज रिज़ाइन करते हैं, इवन जर्नैल भी रिज़ाइन नहीं करते हैं, और जो है इलेक्शन कमीशन जिसका काम है वो बिल्कुल उन्होंने इंसाफ करना होता है, मुल्क के अंदर इलेक्शन करना होता है, पूरे प्रोसेस के इंचार्ज हैं, और रोज़ कंट्रोवर्सी रहती है। तो ये आपकी उम्मीद है कि ये मामला निबट जाएगा, मगर वहाँ पे क्लियरली अब इतने ज़्यादा उनके ऊपर इतराज़ात आगे में हैं कि कुछ भी उम्मीद इलेक्शन कमीशन से की जा सकती है। ये देखिए, ये इसमें आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, और उम्मीद यही की जाती है कि कोई भी आइनी इदारा बिल्कुल एक इम्पार्शल तरीके से, एक आज़ाद तरीके से, लेकिन किसी की साइड लिए बगैर अपना काम करेगी। लेकिन कुछ जो जजमेंट्स मैंने पढ़ी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें एक आपका तोशाखाना का केस आ जाता है, दूसरा आपका ये फॉरेन फंडिंग का केस आ जाता है, उसके बाद एक अज खुद नोटिस दिया जाता है कि पार्टी हेड से आपको हटा दिया जाए, फिर ये कंटेम्प्ट के मामला। तो लगता ये है जिस तरह के एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही लीडरशिप के पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार ऑर्डर्स फरमा रही है। उससे तासुर ज़रूर मिलता है जो आप तासुर का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह के वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद होती है अपने अदारों से कि वो इस किस्म की
इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने फैसले ऐसे करेंगी जो फैसले लोगों को नजर आए कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल हैं, किसी के खिलाफ नहीं। तो उम्मीद है कि ये जो वारंट का मसला जो शुरू किया है, ये अव्वल तो कानूनन भी वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो उम्मीद थी कि वो आज खुद ही इसको वापस लेके सिर्फ एक नोटिस जारी कर दें। वो तो अब मामला, वो तो आपकी पार्टी से ये बताया जा रहा है कि वो तौहीन अदालत का आप लोग कर रहे हैं। मैं आपसे कानूनी राय लेना चाहूँगा। अभी पंजाब असम्बली में कल बड़ा दिन है, क्योंकि अदालत ने ये फैसला करना है कि गवर्नर साहब का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का चीफ मिनिस्टर को कहने का फैसला दुरुस्त था नहीं था। तो आप जज पे, वो तो सब जुडिस मामला है, ये तो नहीं कहा जा सकता, डिस्कस किया जा सकता है फैसला क्या आता है, मगर ये राय दी जा सकती कि ये इसके ऊपर क्या, इसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये किधर जाता हुआ लगता है, और इसके जो भी इधर वे जो फैसला आता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जी वतीन साहब, आपको मैं सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि केस क्या है। फैसला तो ऑब्वियसली अदालत ने करना है कल, लेकिन केस बड़ा सिंपल है। गवर्नर साहब ने फैसला कर दिया कि चीफ मिनिस्टर, उनके मुताबिक चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। गवर्नर का ख्याल था, जिसकी कोई बुनियाद नहीं, कोई किसी किस्म का एविडेंस नहीं, कोई शहादत नहीं, लेकिन उनका ख्याल था कि चीफ मिनिस्टर के पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहा असेंबली का। उन्होंने जब स्पीकर को ये कहा तो स्पीकर ने उनके ऑर्डर को देख के कहा कि आपने तो कोई वजूहात जो दी हैं वो जायज़ नहीं, कानून के मुताबिक नहीं, इसलिए मैं सेशन ही नहीं बुलाऊंगा। इसके अलावा आपने वक्त भी नहीं दिया। कानून कहता है कि आपको कम से कम 10 दिन देने चाहिए थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के। आपने अगले दिन ही रात को नोटिस दिया और कहा कि परसों आप 4 बजे ले लें वोट, तो ये भी बात गलत है। तो मैं सेशन ही नहीं कॉल करता। अब ये दो आईनी लोगों में झगड़ा है। गवर्नर भी आईनी अदारा है, स्पीकर भी एक आईनी अदारा है, दोनों में आपस में झगड़ा है। लेकिन गवर्नर साहब ने ये कहा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, जिनका असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं, जो असेंबली का सेशन भी नहीं बुला सकते जब तक कि स्पीकर ना बुलाए, चीफ मिनिस्टर को कह दिया गवर्नर साहब ने कि आप जो हैं, आप एक तरह से एक रूल के मुताबिक आप अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फरमा दिया ऑर्डर कि आप नोटिफाई कर दें इनको। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वापस उनको लिखा कि जनाब ये आपका ऑर्डर मुझे दुरुस्त नहीं लगता, आप इस पर कोई लीगल एडवाइस मुझे बताएं। तो 2-3 वकला की लीगल एडवाइस लेके गवर्नर साहब ने वापस भेज दिया चीफ सेक्रेटरी को कि आप इनकी एडवाइस के मुताबिक इसको आप डी नोटिफाई कर दिया। चीफ सेक्रेटरी डी नोटिफाई कर दिया। तो ये मामला है जो अदालत के सामने है। हमने चैलेंज किया हुआ कि एक तो गवर्नर साहब के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि वो बुलाएं असेंबली, और दूसरा उनका ये कहना कि आप स्पीकर नहीं रहे, झगड़ा हो रहा है ए और बी में, और आप सजा दे रहे हैं सी को, जिसका कोई ताल्लुक नहीं। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली जफर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आमिर साहब, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी अली जफर साहब से बात की थी, इलेक्शन कमीशन तो यही तासुर दे रहा है, जो हमने नोटिस जारी नहीं किए, वारंट जारी कर दिया, उसकी वजह यह है कि यकतरफा तौर पर हमने ये फैसला किया क्योंकि ये लोग ताउन नहीं कर रहे। अब 17 जनवरी को कोई भी फैसला आ सकता है। बकौल राना सनाउल्लाह साहब के अगर वो नाअहल हो गए, इमरान खान साहब तो पार्टी चेयरमैनशिप भी छोड़ना पड़ेगी उन्हें। मैं कहता हूँ राना सनाउल्लाह साहब तो ज़ाहिर है बहुत सियासी बयान है उनका। ये जो चीज़ें लोग ये नहीं, काफ़ी सारे इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं ना, तो इन अदालत का भी चल रहा था, तोशा खान का भी चल रहा है, उसके अलावा वो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, पूरा एक हाफ दर्जन। और वो सही कह रहे थे अली जफर साहब, जब एक ही पार्टी पे ऊपर आधे दर्जन के करीब केसेस हों, और जो तोशा खाना के अंदर हालांकि अदालतों का भी है, उन्होंने कहा जी बाकियों का भी रिकॉर्ड लेके आएँ, तो एक ही उस पर फोकस किया जा रहा है। तो फिर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि जनाब वो बहुत ज़्यादा पार्शल हैं, एक पार्टी की तरफ उनका बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, दूसरे के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो ये अच्छे ज़माने में मैंने कहा ना कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये पाकिस्तान में पहले ही हर इलेक्शन के ऊपर कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और इस दफ़ा अगर यही टीम रही
तो ये रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। पिछले इलेक्शनों में जो कि वो भी धांधली के इल्ज़ामात रहे और इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल रहे। इस दफ़ा इलेक्शन के बाद ये कंट्रोवर्सी हुई, इस दफ़ा पहले ही हो गई है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेजर पार्टी है, उनके रोज़ जो बयान आते हैं बहुत सख्त होते हैं, और कई दफ़ा जब ये देखे जाते हैं कि वो बिल्कुल एक किस्म की कोई परवाह ही नहीं है, जिस तरह ड्यूटी लगी हुई है उनकी सुल्तान सिकंदर साहब की, मतलब बहरहाल एक सरकारी मुलाजिम रहे हुए हैं, बड़े ओहदों पे रहे हुए हैं, इस आईनी ऑफिस के तशख़्ख़ुस और उसकी इज्जत के लिए जो है थोड़ा सा मुदब्बर उनको रवैया होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब कर रहे हैं सिवाय इंतखाबात के, जो उनका बुनियादी काम है कराने का। नहीं हो, राना सनाउल्लाह साहब ने आज फिर से बात की आमिर साहब कि गवर्नर राज हम लगा सकते हैं, विफाकी हुकूमत आईनी तौर पर यह ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है, अभी भी ऑप्शन नहीं, ये ऐसे ही डराने वाली है, इसकी कोई कानूनी जो है ना जवाज़ नहीं बनता है। हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये डराने के लिए और दूसरा अपने लोगों को ये बताने के लिए कि हम ताकत में हैं, और उनके जो है ना मोमना भाई जैसी जो मेंबर्स हैं उनको खींचने के लिए ताकत का एक रिवाय अपनी पंजाब में लेने के लिए, ये मैं समझता हूँ ये सियासी नारा है एक किस्म का। मगर वो करने के लिए गवर्नर रूल के लिए लाज़मात अभी काफ़ी मुश्किल हो गई हुई हैं। उसके अंदर सदर का बड़ा रोल आ जाता है, उसके अंदर जो है पंजाब असम्बली का बड़ा रोल हो जाता है। तो मेजॉरिटी अगर इनके पास होती, ये इस तरह के लोग होते हैं जहाँ अपनी मर्ज़ी का रेजोल्यूशन पास करवा सकते, तो ये अभी बिल्स हुए हैं काफ़ी सारे पास किए हैं पंजाब असम्बली ने, अगर इनके पास नंबर्स पूरे होते तो ये एक बिल जो है उनका फेल हो जाता, तो फिर जवाज़ बन जाता था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का लाजमी चीफ मिनिस्टर के लिए बन जाता था, और वो ये नज़र आ जाना था कि इनके पास बंदे पूरे हैं। और वहाँ पे बाय द वे बिल के ऊपर अगर कोई इनका मेंबर पीटीआई का वोट इनके खिलाफ कर दे तो उससे नाअहली नहीं होती, नाअहली सिर्फ बजट के ऊपर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट करने से होती है। तो ये एक तरीका था साबित करने का कि हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, मैंने ब्रेक पर जाना है, मगर उससे पहले मैं मुख्तसर आपसे ये कह दूं कि आमिर साहब, ताकत की आपने बात की, कुछ ताकतवर हलकों की तरफ आज फवाद चौधरी साहब ने दोबारा से इशारा किया, आपने मोमना वहीद साहब और दीगर क्विकली मैं भी कह दूं कि ये बढ़ता जा रहा है तवातर के साथ। इमरान खान साहब की भी टोन जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो सख्त होती जा रही है। शुरू में बहुत नरम रवैया था, मगर एवरी डे वो टोन बढ़ती जा रही है, और मुझे खदशात हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो जिस तरह पहले पिछले आर्मी चीफ की उसमें ये उसी तरह बात जाती हुई नजर आ रही, जो कि बड़ा गलत है। मुल्क के जो हालात है उसके अंदर ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ अभी हम चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि वक्त बहुत कम रह गया और मुकाबला यकीनी तौर पर सख्त है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लेट्स सी कि फातेह कौन होता है, वहां की क्या सिचुएशन है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के सेकंड फेज यानी दूसरे मरहले के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैं अनाउंस कर दूं, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हैं फैजुल्लाह खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे कराची के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। थैंक यू सो मच फैजुल्लाह खान साहब आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, 16 अजलाएं बल्दियाती इंतखाबात होने वाले कराची हैदराबाद, क्या लग रहा है आपको MQM की पोजीशन स्पेशली? जी, वो ये बल्दियात के मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तासुब है, क्योंकि ये हमारे MP MNA हजरात पॉलिटिकल पार्टीज़ बहरहाल नहीं करवाना चाहती हैं, और पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं सबसे बड़ा अगर कोई सलूशन है ख़ास तौर पे गवर्नेंस का, वो बल्दियात के अंदर ही है। और बल्दियात एक करवाना जो बल्दियाती इलेक्शन है वो आइनी जिम्मेदारी है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि होना चाहिए, उनको एम्पावरमेंट भी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी, डेवोल्यूशन का भी आइन में लिखा हुआ है कि उनको इख्तियारात और वसाइल भी दें। ये सिर्फ थोड़ा सा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि PTI ने पिछले दौर में, इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा उन्होंने भी जो है वहाँ अल्तवा किया हुआ है पंजाब में, वो भी बिल्कुल 4 साल लटकाते रहे और पिछलों को गैर फाल कर दिया और अपनी दफ़ा करवाया नहीं है। हर सूबे के अंदर ये डिफरेंट स्टोरी है। कराची की स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहाँ इलेक्शन कमीशन की जब मर्जी होती है वो कैंसिल, कई दफ़ा कैंसिल हो चुका हुआ है, अब फाइनली जाके हो रहा है। तो फैज़ मुझसे बहुत बेहतर वहाँ कराची में बैठे जानते हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं। जी फैज़, ये बताइए कि अब 15 दिन, ये क्या 5-6 दिन रह गए हैं इलेक्शन के अंदर, जो अनाउंसमेंट आएगी इतनी लेट ये हो गया, ये उनकी अपीलें चलती रहीं, इलेक्शन कमीशन, अदालतें,
तो 5 दिन 6 दिन रह गए हैं और वहाँ मुझे कोई आपको गहमा गहमी नज़र आ रही है? मुझे दूर बैठ के कैमरे की आंख से अखबार में तो बिल्कुल ही नज़र आ रही। बहुत शुक्रिया आमिर साहब और सरवत साहिबा, आपने दुरुस्त निशानदेही की कि कराची में इंतखाबी कैंपेन जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। उसकी कुछ वजूहात है। सबसे पहले तो 3 बार कराची में ये इंतखाब मुलतवी हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कभी किया, कभी पीपल्स पार्टी इसको लेकर आगे गई, तो 3 बार इस मुहिम को तसलसल के साथ नहीं चलाया जा सका। और वो उम्मीदवार, चूँकि इसमें ज़्यादातर आम लोग भी इसका बड़ा हिस्सा होते हैं आम इंतखाबात की निस्बत, तो उनका अच्छा खासा ख़र्चा हो गया। कई एक उम्मीदवारों का तो इंतकाल हो गया। अब 3 बार जो इंतखाबी मुहिम चलाने के बावजूद इलेक्शन ना हो तो ख़ुद सोचे कि उसके बारे में क्या ख्याल होगा। और अब जब ये 15 जनवरी की तारीख़ दी गई थी तो इस हवाले से भी तमाम लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और किसी को यकीन नहीं था कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कुछ तहर्रुक दिखाया, CM हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का इजलास बुलाया, उससे खिताब किया और उसके बाद इतवार के रोज़ उन्होंने रैली भी निकाली, तो फिर ये यकीन होने लगा कि फ़ाइनली अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले कराची में इंतखाबात की मुहिम के हवाले से सिर्फ जमात इस्लामी मुतहर्रिक थी। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से खासी गैर फ़ाल रही है। गुज़िश्ता दिनों उनकी जो मुहिम थी वो मरकज़ी इंतखाबात कराने के हवाले से थी, उनकी तवज्जो उस तरफ मबजूल थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी शिकायत थी, वो जो हल्का बंदियाँ हैं उनके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके मुज़ाकरात भी हुए पीपल्स पार्टी के साथ। PDM के जो नुमाइंदे हैं वो भी उसमें शरीक हुए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो वहाँ पे ये जो इलेक्टोरल रोल्स पे ऊपर जो कंट्रोवर्सी है, उसके बाद हल्का बंदियों में जो कंट्रोवर्सी है, जमात इस्लामी और जो MQM बहुत शोर मचा रही है। मगर वो मुझे कई दफ़ा MQM का ख़ास तौर पे बड़ा जाली सा लगता है कि अगर उन्हें वाकई प्रोटेस्ट करना हो तो फिर वो साथ में सूबाई हुकूमत में भी पार्टी हैं और यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, तो छोड़ दें अगर इतना ज़्यादा गुस्सा है। मुझे लगता है कि ये कोई बस सिर्फ नारा इनको चाहिए है। इनको नज़र आ रहा है कि इनके इतने अच्छे कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। हालांकि पिछली दफ़ा जो है MQM बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी बल्दियात में, इन्होंने कराची में भी और हैदराबाद में भी। इस दफ़ा इनका आप एक ये बताएं कि ये जो मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि ये जाली प्रोटेस्ट है, और दूसरा कि ये इनके क्या आपको लगता है नताइज क्या होंगे MQM के? देखिए, ग्राउंड पे MQM के हवाले से सूरत हाल उनके लिए खासी मुश्किल है। 2015 जिस इंतखाब की तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कामयाब हुई थी, लेकिन 2015 के बाद अब 2023 और तक अब सूरत हाल खासी बदल चुकी है। वो मामलात कुछ और थे, अब सूरत हाल बहुत तब्दील है। अब तो मर्जर होने जा रहा है, इत्तेहाद होने जा रहा है। PSP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, ये तमाम लोग मिल रहे हैं आपस में और इनके तकरीबन 90% से ज़्यादा मामलात तय पा चुके हैं। कुछ एक इख्तिलाफात थे और कुछ रहनुमा MQM के मुखालफत भी कर रहे थे, लेकिन अब जब इंतखाबात की तारीख आ गई है तो उसके बाद अब वो इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी सेटलमेंट की जाए, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुहिम कोई नहीं चलाई। और इससे पहले जब बिल्कुल इब्तिदा में जून जुलाई के महीने में मुहिम चलाना शुरू की थी तो कई एक मकामात पर उन्हें शहरियों की जानिब से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कमज़ोर पोजीशन में है। और अगर सर्वेस का भी हम जायज़ा लें, जो सर्वे हो रहे हैं उसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आती। यही वजह है कि अब वो मिलकर इस इंतखाब की तरफ जा रहे हैं और मिलकर इसको लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने रैली का ऐलान किया है, मिलकर तो जा रहे हैं फैज के। ये टिस्सोरी साहब की इंजीनियरिंग की वजह से इनके जो वेरियस फैक्शंस थे वो फैक्शंस तो सारे इकट्ठे कर दिए गए हैं एक आधे के अलावा। मगर वो जो पिछली दफ़ा जैसे आपने कहा कि 90 के बगैर 000 ही हैं सारे, और इस दफ़ा खदशात ये भी कई बताए जा रहे हैं कि इस दफ़ा हैदराबाद की जो ख़ास तौर पे मेयरशिप भी ये गंवा सकते हैं। जी, सूरत हाल तो हैदराबाद के हवाले से भी ऐसी है और कराची में आपने इशारा कर दिया उस जानिब के, वो भी एक फैक्टर है।
लेकिन उससे हटकर भी MQM के लिए सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपने पहले कहा कि ये गवर्नमेंट में भी रहते हैं, तो पिछले दिनों डॉक्टर खालिद मुहिबुल सिद्दीकी हाफिज़ नईमुर्रहमान से मुलाकात के लिए आए थे, तो उसमें भी ये बात मीडिया के सामने कही गई कि आप हुकूमत में रहते हुए कैसे पोजीशन कर लेते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा है। अगर पिछले 20-25 साल से जायज़ा लिया जाए तो कमोबेश हर हुकूमत में वो शामिल रहे हैं और उनके जो बुनियादी मुतालबात हैं वो उसको उस तरह से पूरा नहीं कर पाए। तो अब भी ये सूरत हाल थी। इनसे सवाल हुआ कि अगर आपने ये जिन शराइत पर आप PDM के इत्तेहादी बने, हल्का बंदियाँ थीं या दीगर मेयर के इख्तियारात थे, तो आपने ये पहले तय क्यों नहीं कराया और अब आइंदा आपके लिए क्या लाए अमल है। तो उनका कहना था कि अब जब ये वक्त आएगा तो उसका फैसला करेंगे। कन्फ्यूजन दिखाई देती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, यकसुई नहीं है, इस वजह से उनकी मुहिम भी उस तरह से नहीं चलाई जा सकी। अब 4-5 दिन रह गए हैं। बड़ा इस बार तो एक मुअम्मा ही रहा ये इंतखाब। किसी भी सियासी जमात ने खुलकर मुहिम नहीं चलाई, न PTI ने चलाई, न मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मौजूद थी, न PSP ने ये मुहिम चलाई, खुद पीपल्स पार्टी भी इससे दूर रही। वाहिद जमात इस्लामी की तरफ से ये मुहिम चलती रही, वो अपनी कैंपेन चलाते रहे। तो ये पहला ऐसा इंतखाब होने जा रहा है कराची में बल्दियाती कि उसमें सियासी जमातें ग्राउंड पे उस तरह से मुतहर्रिक नहीं थी, और उसकी वजह मैं बता चुका हूं कि 3 बार वो मुलतवी हो चुके थे, चौथी बार भी इसको मुलतवी कराने के लिए और हल्का बंदियों के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अदालत से रुजू किया, इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया, सिंध हुकूमत से रुजू किया, विफाकी हुकूमत से रब्ता किया, लेकिन इन तमाम तर जगहों पर पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नाकामी रही है। और अब इंतखाब जो है वो 15 जनवरी को होने जा रहा है। लेकिन फैजुल्लाह साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अभी जो बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा है उसमें जमात इस्लामी की ये एप्लीकेशन थी जिसको एक्सेप्ट किया गया, और 3 बार मुलतवी होने के बाद अब की बार एक्सेप्ट हुआ था कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे। आपने जमात इस्लामी की बात की। MQM अभी इस लम्हे तक, आज तक अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर सिर्फ इख्तियारात ना मिलने का रोना रोती हुई नजर आ रही है। अभी भी जमात इस्लामी एक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी कैंपेन चला रही है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं नामवर शख्सियात भी हाफिज नईमुर्रहमान के साथ सड़कों पर हैं, लोगों को अपनी तरफ वो लेकर आ रहे हैं। अवाम की बड़ी तादाद इनके साथ मुजाहिरों में भी शामिल हुई। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी नहीं, MQM नहीं, अब की बार बहुत एक लंबे अरसे के बाद जमात इस्लामी फिर से कोई बड़ा चेंज लाने के लिए तैयार है? देखिए, जमात इस्लामी ने अपनी मुहिम तो बहुत अच्छी चलाई है। अगर सोशल मीडिया को भी देखा जाए तो PTI इससे पहले सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करती थी। यहाँ कराची में हाफिज़ नईमुर्रहमान की मुहिम में हमें PTI भी पीछे नज़र आती है, और हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कराची के मसाइल के हवाले से जो बात की है उससे तवज्जो मिली है, लोगों में पजीराई भी मिली है, और लोगों ने उनकी मुहिम को सराहा भी है। अब जहाँ तक ये बात है कि वोट कितना, देखिए हमदर्दी की लहर तो उनके लिए पैदा हुई है, लेकिन इसका इजहार 15 जनवरी को ही होगा कि लोग आया इस हमदर्दी को वोट की लहर में तब्दील करते हैं या नहीं करते। तो ये हाफिज़ नईमुर्रहमान की है, जमात इस्लामी की इस हवाले से कामयाबी ज़रूर है कि जमात इस्लामी कराची की इंतखाबी सियासत से मुकम्मल तौर पर बाहर थी। इस सूबाई असम्बली में भी उनका एक ही मेंबर है लियारी से, और उसके अलावा कोई न कौमी असम्बली से नशिस्त थी न सूबाई असम्बली से थी। लेकिन इसके बावजूद बल्दियात में जो मुहिम उन्होंने चलाई है वो किसी हद तक उसका असर नजर आ रहा है, लोगों में उसकी तवज्जो भी मिल रही है उसकी। ये बताएं लेकिन अब वो कि कितनी कामयाब होती है। दिलचस्पी है लोगों की, और इतनी लेट कैंपेन स्टार्ट हुई है, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, किसको फायदा होगा? और आप अगली दफा कराची में किसका मेयर देख रहे हैं? PTI का, जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का, या MQM का? देखिए, कराची में जहां आम लोगों का ताल्लुक है या वोटर है, PTI के हवाले से खासी लोगों में एक पजीराई पाई जाती है PTI की। PTI का वर्कर इतना मौजूद नहीं होता, लेकिन उसका वोटर मौजूद है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, हाफिज़ नईमुर्रहमान ने, उनके हवाले से भी लोग अब बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पुरएतमाद है कि अगला मेयर जियाले ही आएगा, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो कन्फ्यूजन में ही रही है, लेकिन उनके पास उनका मर्जर अगर होता है तो मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में
उनके पास एक ऐसा उम्मीदवार मौजूद है कि कराची के लोग उन्हें भी पसंद करते हैं जो उन्होंने सिटी मेयर के तौर पे काम किया था। तो तमाम लोग मौजूद तो हैं, लेकिन असल बात यह है कि मुहिम नहीं चलाई जा सकी, जिसकी वजह से इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि टर्न आउट कम रहेगा। और इस बात का इजहार किया जा रहा है, ख़दशा मौजूद है कि टर्न आउट 40 तक जा सकता है, यानी 40 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात में मुहिम का न चलना, इंतखाबात का बार बार मुलतवी होना और फिर गैर यकीनी की सूरत हाल, तो उसके नतीजे में ये इंतखाब जो है टर्न आउट के हवाले से मुतासिर हो सकता है। हालांकि होना ये चाहिए कि कराची के मसाइल के हवाले से इंतखाब होने जा रहा है। बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वहाँ पे कराची में एज अ मेयर, मगर काफ़ी इलेक्शन इस दौरान में बाई इलेक्शन वगैरह हुए हैं और 2018 का बाद वो इलेक्शन के भी और उसके बाद के इलेक्शन भी वो एक बिल्कुल जो है नमक के बराबर जो आटे में जो है ना उनको वोट मिलते रहे हैं, तो कोई इतना उनका नज़र नहीं आता, पजीराई नहीं आई। तो पीटीआई और ख़ास तौर पे दूसरा फैक्टर उसके अंदर आ जाता है कि इस दफ़ा जो है अल्ताफ़ भाई की तरफ से वो जो हमेशा रिसेंटली कर रहे हैं कि बाइकआउट का वो कह देते हैं, लोग जो उनसे मरूब हैं या उनसे मुतासिर हैं वो लोग आते ही नहीं हैं। तो इस दफ़ा क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन जो बाइकआउट की अपील करते हैं, तो वो लोग वो हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट देते हैं, सिर्फ वो नहीं निकलते। अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो बाकी पार्टियों के चाहने वाले या उनका वोटर तो निकलता है। पीटीआई का मामला यह है कि उन्होंने सारे अरसे में अपनी तहरीक जो चलाई वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नारों के नीचे थी, इलेक्शन कराने के हवाले से थी, आम इंतखाबात के हवाले से थी, बल्दियात में उनकी मुहिम भी मुतासिर रही है। फिर उनमें मेयर के हवाले से भी इख्तिलाफात हैं, कम अज़ कम 2 उम्मीदवार खुर्रम शेर ज़मान और अशरफ जब्बार कुरैशी की सूरत में मौजूद हैं और फाइनल अभी तक किसी का ऐलान नहीं हुआ, खान साहब उसका ऐलान करेंगे, तो वो भी एक इख्तिलाफ उनमें मौजूद है। इसके साथ साथ दीगर जमातें जो हैं उनकी जानिब से भी किसी एक सियासी जमात ने अभी तक मेयर का ऐलान नहीं किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नहीं किया, पीएसपी ने नहीं किया, खैर उनके तो मामलात और तरह के हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐलान नहीं किया गया है। ये इस बात का इम्कान है कि मुर्तज़ा वहाब उनकी जानिब से मुमकिन तौर पर मेयर हो सकते हैं। थोड़ा सा टाल दिया कि आप किस पार्टी को, ऐसे ही बता दें कोई तजज़िये के बगैर कि आपकी गट फीलिंग क्या है कि कौन सी पार्टी मेयर बनाएगी कराची में? देखिए, ये तो खासा मुश्किल हो जाएगा ये कि हम किसी के बारे में वो हतमी बात कहें। देखिए, कराची में वोटर पीटीआई के साथ भी है, सर्वे में इसका इजहार होता है। जमात इस्लामी की मुहिम अच्छी है, पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियाँ ऐसी की हैं कि उनका दावा है कि वो भी कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस सारे मामले में पीछे नज़र आ रही है। ये नहीं लगता कि वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। तो अगर कराची के हवाले से कोई खेल जमेगा भी तो इन 3 जमातों के दरमियान होगा, इनमें से कोई एक जो है वो मेयर बन सकता है। चलिए ठीक है, वक्त भी अभी ब्रेक का हो गया। बेहद शुक्रिया फैजुल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सूरत हाल क्या है। अभी एक छोटी सी मैं ब्रेक की तरफ चली, जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं देखने वालों को एक बार फिर से याद करा दूं कि ग्रैंड हाइट स्कैंडल प्रोग्राम मुकाबिल सामने लेकर आया था। आज एक बार फिर से उनकी ताज़ा वारदात आप लोगों के सामने रखेगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। कुछ पुराना वक्त है मगर यादें आज कुछ फिर से ताज़ा करने वाले हैं आमिर साहब। जी, ये जो ग्रैंड हाइट होटल है ये इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के यूं सबसे बड़ी ऊंची है। हर वक्त जिधर मर्जी जाएं आपको ये बिल्डिंग नज़र आती है। किस्म का आइकॉन, एक किस्म का इस्लामाबाद का सिंबल ही बन गई है। ये पिछले कम अज़ कम 18 साल से ये कंट्रोवर्सी एक चल रही है और इसके अंदर कौन आर्टिस्ट हैं, इसके अंदर स्कैम हैं, स्कैंडल रहे हुए हैं, अदालतें, नैब, पीएसी, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके अंदर छानबीन नहीं हुई। अदालतों में ये कई दफ़ा केस गया और बेताशा हुआ। मैं मुख्तसर थोड़ा सा इसका बताता जाऊँ कि ये तकरीबन जो है
1997 में ये फैसला किया गया, जब आप में से काफ़ी लोग छोटे छोटे थे, कि ये कन्वेंशन सेंटर को प्राइवेटाइज कर दिया जाए और उसके बराबर में एक होटल बनाया जाए जिसके अंदर कुछ स्वीट्स भी होंगे। तो वो उसके बाद फिर ये इसकी बिडिंग करवाई गई। तो 2005 में इसके अंदर 4 कंपनियों के कंसोर्शियम ने बिड किया, जिसके अंदर के बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल थी, नियाग्रा मिल्स थी, पैरागॉन सिटी थी। पैरागॉन सिटी क्योंकि इसके ताने बाने जो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक से रहे, और ये जिनको फिर बाद में प्रोजेक्ट मिला था तो उन्होंने बड़े ये कहा कि जी ये डील वील जो है ना करवाने में जो है हमारे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का इसके अंदर रोल था। एनीवे, तो और ये एक बिलहासा इंटरनेशनल, ये 4 के कंसोर्शियम को मिला, पर उसके बाद इनके अंदर आपस में कोई मिल मिला के डील हो गई और एक कंपनी निकाली गई BNP प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बिडिंग का हिस्सा ही नहीं थी। जब बिडिंग की होती है उसकी लवाजमात होती हैं, उसने आपने प्री क्वालिफाई करना होता है, देखना होता है कि आपकी अहलियत है या नहीं है, आपकी क्रेडेंशियल्स है कि नहीं है। इस सूरत में एक कंपनी जिसको बिड में शामिल ही नहीं थी उसके साथ CDA ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी होती रही कि होटल के साथ इसके अंदर जो है ना मकान बना दिए गए, फ्लैट्स बना दिए गए, अपार्टमेंट्स बना दिए गए, और ये फिर इनको बगैर कंप्लीशन के बेचना शुरू कर दिया। इसके लिए जो पैसे तय थे वो जो कमिट किया गया था वो पैसे बिल्कुल, उस पर भी कंट्रोवर्सी थी कि वो ज़्यादा नहीं थे, मगर वो भी नहीं पे किए गए, और बैंक से ही कर्जा लेके उनको ये कह के कि जनाब ये आपको यहीं पे दे दिया जाएगा, एक दफ्तर दे दिया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब था गालबन। तो इसका बैकग्राउंड एक लेटेस्ट उसका ये है कि इन्होंने ये आखिर में 2.9 अरब जो है वो इन्होंने लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन उसका बैकग्राउंड बताएं देनी थी। अब वो भी 30 दिसंबर को 31 दिसंबर को शायद एक्सपायर कर गई है, और ये पैसे अभी वो पैसे जो कि बड़े ही मेरा ख्याल कम है नहीं दे रहे हैं, पर अभी भी स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। मैं ये आपको पहले एक क्लिप दिखा दूं, ये गलबन 6 साल का है, ये इसी दफ्तर में किया गया था। इसमें आपको सरबत भी नज़र आएंगी, इसमें रऊफ क्लासरा और मैंने और हमने मिलके काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, कंसिस्टेंटली इसको चल रहे हैं। और ये साकिब निसार साहब का इसमें अंदर बहुत, मैं समझता हूँ, एक फैसला है जिसके ऊपर आज भी बड़े सवाल हैं। पहले ये क्लिप देख ले थोड़े से बैकग्राउंड के लिए कि ये प्रोजेक्ट है क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें उन्होंने इसको गैर कानूनी तैयार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब इसके अंदर बेताशा गैर कानूनी चीज़ें हुई हैं, ये कंपनियों के नाम बदल रहते रहे हैं, इन्होंने रिवीजन करके 120 से 240 मंजिला उसकी जो है वो जो उसके अपार्टमेंट्स के बढ़ा दिए हैं, इसकी हाइट भी बढ़ा दी गई है, उसकी मल्टीपल रिवीजन, सारा कुछ ही गैर कानूनी है। और वो बड़ी तफसीलात हैं, जो मोटी मोटी तफसीलात इसके अंदर जो हैं वो अभी मैं उसका जिक्र करता हूँ वाला। मगर उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील हुई, उसमें भी आए और वो बड़ी अच्छा जो तफसीली फैसला लिखा गया, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है ये ज्यादती हो गई, मगर जाहिर है कुछ लोग इन्वेस्टर हैं, उनका नुकसान हो गया कि उन्होंने पैसे खर्च कर दिए। हालांकि उस रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया हुआ है कि इन्वेस्टर्स का भी कसूर है कि उन्होंने नहीं देखा कि ये CDA का पूरा अप्रूवल है या नहीं है, उन्होंने कंपनी नहीं चेक की, तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है, बायर की भी जिम्मेदारी होती है। उस रिपोर्ट में हाई कोर्ट की उस फैसले के अंदर ये बायर की जिम्मेदारियां भी है कि सिर्फ उनका ये नहीं है कि वो सिर्फ विक्टिम्स हैं, उनका भी कसूर है। मगर फिर भी उन्होंने एक हल्का सा इशारा दिया उसमें कि इसका अब ये किया जाए कि जो जिनका नुकसान हुआ है उसका इजाला कैसे किया जाएगा, ये इस बात का तयन करना है। उन्होंने ये इस तरह से उसका शाहिद खान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट में और केयर टेकर गवर्नमेंट में, क्योंकि इस अपार्टमेंट्स में पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की अगर आपने लिस्ट बनानी हो कि सबसे पावरफुल लोग कौन हैं, अशराफिया के 100-200 ताकतवर तरीन कौन लोग हैं, तो वो सारी लिस्ट देख लें इसके जो जिन्होंने अपार्टमेंट्स वहाँ पे खरीदे हुए थे। तो अगर आप इजीली पता करना चाहेंगे पाकिस्तान के 100 ताकतवर लोग कौन हैं 200, तो ये लिस्ट अपार्टमेंट की पढ़ लें। इसमें फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरीज हैं, सर्विंग फेडरल सेक्रेटरीज हैं, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब के 2 फ्लैट हैं, इसमें इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के फ्लैट हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है फौजियों के, सहाफ़ियों के, मतलब इसमें कोई रह नहीं जाती, शराफिया के चीदा लोगों के हैं, बड़े बड़े वकीलों के हैं। ये तो सारी आपने बता दी कि क्या है, किस तरह से वारदात क्या है, उसके ऊपर है।
वो मुन्नू भाई की जो नजर मैंने आज क़यामत नहीं, आजकल मैं रोज पढ़ता हूँ कि ये वारदात पे वारदात होती है और फिर वो काम रुकता ही नहीं है। हमें भी कोई तकरीबन 15 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं। ये 6 साल का तो पुराना यही सिर्फ एक क्लिप था, और भी बेताशा क्लिप्स हैं, आइंदा दिनों में चलाते रहेंगे। ये जब दिया गया था मामला, इसकी स्टोरी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि इतने कंट्रोवर्शियल तरीके से दिया गया था कि इसके एक आधे जो मालकान थे जिन्होंने ये बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्होंने हमारे एक प्रोग्राम में ये कहा, उनका जी इसके जो है ना हमारी आपस में जो डील करवाई थी साद रफ़ीक साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने करवाई थी, और फिर वो बड़े नाम है, आप सुन चुकी हैं इसके अंदर प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के बड़े लोग हैं और वो पीछे पड़े हुए हैं कि इसको किया जाए। ये शुरू में जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी में खुर्शीद शाह साहब ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर इसको टेकअप किया था कि जनाब ये जो है ये मामला ठीक नहीं, किस तरीके से दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है इसके अंदर ये हुआ कि एक ये आखिर में जो बता रहे थे कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अतर मिनल्ला साहब ने इसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया, बड़ी डिटेल जजमेंट है कि इसके अंदर बताया गया कि जनाब क्या क्या किस ने क्या गड़बड़ की है, और उनके मुताबिक को फैसले को पढ़ें तो उसमें कोई इबाहम नहीं है कि ये टोटल फ्रॉड हुआ है। और उस पर एक टर्म यूज़ की जाती थी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के। देखें ना आप, इतने लोगों ने ख़रीद लिए हैं तो उनका क्या कसूर है? इसमें उन्होंने कहा उनका बिल्कुल कसूर है, उन्होंने चेक ही नहीं किया कि इसमें सीजे का अप्रूवल है या नहीं है। मगर ये सुप्रीम कोर्ट में बाद में जो अदालत में फैसला आ गया, फिर इंट्रा कोर्ट अपील आई, उसके अंदर भी ये अतर मिनल्ला साहब के फैसले को आप होल्ड किया। अच्छा, थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट का मैं ये कहूँ कि ये बाद में हुआ ये कि ये कमेटी बनाई गई जाली सी, और उसके ज़रिए किया, कॉन्टेस्ट किया, सीडीए ने इसको कॉन्टेस्ट किया कि नहीं जनाब ये गलत कहा जा रहा है, ये इस तरीके से कमेटी नहीं करवाई जा रही कभी। और सीडीए ने के अंदर हर किस्म के रोल रहे हैं, कुछ लोगों ने इसको टेकअप किया, कुछ लोग इसके अंदर बिल्कुल शामिल रहे। वो इनकी पेमेंट नहीं होती थी, वो जो इन्होंने 4-5 बिलियन टोटल कमिट किया हुआ था, उसकी जो किस्तें देनी थी वो भी रोल ओवर हो जाती थी, रीशेड्यूल होता था, वो खांचे सारे खुले हुए थे। फाइनली ये जो है साकिब निसार साहब ने इसको टेकअप किया, और मैं समझता हूँ उनके करियर के और भी बड़े कंट्रोवर्शियल फैसले रहे हुए हैं। ये सबसे बड़ा ब्लॉट है। ये फैसला भी दे गए और उसके बाद डिटेल जजमेंट भी नहीं की। जब डिटेल जजमेंट ना रहे की जाए तो वो उसकी वो कोई वैल्यू पता नहीं है। अभी देखना है कि सीडीए ने अभी भी इसको रिव्यू इसमें गए हुए हैं कि क्या निकलता है। पर उसके अंदर जो बेसिक उनका वो था, जिसमें मुझे और रूफ क्लासा साहब को भी बुलाया गया, अरशद शरीफ मरहूम को भी बुलाया गया, शहीद को बुलाया गया, कि आपको पता नहीं है कि थर्ड पार्टी होती है, एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है। अच्छा, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, कराची का नस्ला टावर जस्टिस गुलजार साहब ने वो गिरवा दिया था। लोग रोते रहे वहां पे तो लोगों ने कहा कि ये थर्ड पार्टी होती है, भी होना चाहिए। तो जब दिल करता है थर्ड पार्टी बना लेते हैं, जब दिल करता है थर्ड पार्टी गिरा देते हैं। तो ये बड़े ही कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट के वेरियस फैसले हैं कि एक ही तरह के केस में वेरियस फैसले आते रहे हुए हैं। और फिर हम देखना चाहते थे किन ग्राउंड्स पे। आप देखें ना, जब हाई कोर्ट से फैसला आ गया, इतनी मोटी जजमेंट है कि उसके बाद ये पड़ी हुई यहाँ पे, उसके बाद जो है इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर भी वो उसको अपहोल्ड किया गया। तो हम कर तो दिया उन्होंने, मगर हम जानना चाहते थे कि वो ग्राउंड्स क्या हैं, किस ग्राउंड्स पे इतने बड़ी ये कौन काम था। बाकायदा ये एक फ्रॉड था जो तकरीबन जो है अदालत के अंदर मोरलेस यही लिखा हुआ है अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो है अपने फैसले के अंदर। तो ये क्या ग्राउंड है जिनके ऊपर जस्टिफाई करेंगे? वो बस फैसला दे के और जजमेंट लिखे बगैर ही वो घर को चले गए। तो अभी सीडीए उसके अंदर गई भी। इन द मीन टाइम जो इनको ये कहा गया कि आप जो हैं पैसे जमा करवाएं जो बकिया हैं। अच्छा। तो इन्होंने कमिट इनको ये किया गया था कि ये 31 दिसंबर 2022 जो कि गुजर गई है पिछले साल की, उस तक इन्होंने 2.9 बिलियन रुपीस जमा कराने थे। ठीक है। अब ये उसमें भी हीले बहाने कर रहे थे कि जी हमारा प्लाट ले लें, ये कर लें, वो करें। वो सीडीए ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब वो पैसे नहीं दिए तो उसूली तौर पे अव्वल तो वो सुप्रीम कोर्ट को, मेरा ख्याल है जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने क्योंकि इस केस को बहुत स्टडी भी किया हुआ है, पढ़ा हुआ भी है, फैसला भी दिया हुआ है। तो ये रिव्यू के अंदर उनको भी मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को शामिल करवाना चाहिए और इसका फैसला करें, इसको क्लियर करें उसकी, क्योंकि जो वो रिव्यू के सीडीए का ये होना है
ठीक है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आपकी इस दफ़ा जो मर्जी हो निकाल लें, मगर जो है जो इसके बनाने वाले हैं या जिसके अंदर इन्होंने प्रॉफिटेरिंग की है, उनका कुछ ना कुछ तो नुकसान होना चाहिए कि उनको सजा मिलनी चाहिए कि ये किस तरीके से क्या कुछ होता रहा। किस तरह से तो प्लान बना, हम इसके ऊपर नजरें रखे हुए हैं, इसके ऊपर वो करेंगे सुली तौर पे, फौरी तौर पे मेरा ख्याल सीडीए को, क्योंकि ये पहले भी कई दफ़ा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं की, इन्होंने रकमें नहीं जमा कराई और ये बचते रहे। ये पहले भी एक दफ़ा कैंसिल हुआ है, अब इसको कैंसिल होना चाहिए। अगर ये पैसे नहीं देते तो फौरी तौर पे, अगर ये पैसे भी देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर अपनी जजमेंट रिव्यू का फैसला देना चाहिए और जल्दी देना चाहिए, क्योंकि अब ये बनता जा रहा है मकान। और क्योंकि इसके अंदर जज साहब भी हैं, रिटायर्ड जज भी हैं और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े नामवर लोग इसके बड़े नाम हैं, तो वो इसका फैसला करें। हम भी अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि आप जस्टिस अतर मिनल्ला का इतना मोटा फैसला उसको जब रद्द करते हैं तो किन ग्राउंड्स पे रद्द करते हैं, वो भी पता होना चाहिए। वो एक किस्म की प्रेसिडेंट बनेगा, ताकि ये नहीं कि नस्ला टावर गिरा दें कि जी वहाँ थर्ड पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर है तो कराची के अंदर जो है थर्ड पार्टी नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर थर्ड पार्टी है, और क्योंकि थर्ड पार्टी के अंदर जो है ना फर्स्ट क्लास के बहुत ज्यादा लोग हैं, इसीलिए उसको मद्देनजर रखा गया। हम इसके ऊपर नजर रखेंगे। आमिर साहब, मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, मगर एक और भी मामला दहशतगर्दी का। खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मैं टोटली एग्री हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएई का दौरा करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते? वहां पर दहशतगर्दी से जो हमारे वहां पाकिस्तान के अंदर तूफान मचा हुआ है, इसको भी तो रोकना है। इसके आगे बंद किस तरह से बांधा जाएगा? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पे भी आते हैं, मगर इसके साथ जो है एक बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है कि केपी के ये जो इस वक्त टीटीपी के सरबराह हैं, तो उन्होंने ये एक अभी हाल ही में एक ख़त लिखा कि ये पाकिस्तान में जो वो हमले कर रहे हैं, इसके अंदर इसमें हमें पाकिस्तान के जो बेताशा एक उलमा का तबका है जिसने इसको एंडोर्स किया हुआ है, इसमें इस बात में कहा हुआ है कि बिल्कुल ये इस्लामी तौर पे जायज़ है। तो ये केपी के उलमा का काफ़ी मुफ्ती हजरात हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल भी इस्लाम के अंदर जो जहाद का हक है वो सिर्फ रियासत के पास है, गवर्नमेंट के पास है, और वो बिल्कुल भी किसी ग्रुप को, किसी ग्रोह को इजाज़त नहीं है कि वो ये कर सके। मैं इसमें ऐड कर दूं कि इसमें मौलाना मदूदी साहब की जो एक किताब है जहाद फिल इस्लाम, उसमें इतनी मोटी किताब है और वो आज से 70-80 साल पहले लिखी गई थी, वो जब 18 साल की उम्र में थे, और बड़ी मुदल्लिल किताब है। उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा हुआ है कि ये हक जो है ये सिर्फ रियासत के पास होता है कि जहाद को वो करना। और याद रहे कि उस वक्त रियासत बरतानवी रियासत थी, उस वक्त जो है कोई मुसलमान रियासत नहीं थी, कि वो उन्होंने बरतानिया के रियासत को ये कहा कि वो जहाद का कर सकते हैं, आम ग्रोह को इनफरादी तौर पे ये नहीं किया जाना, क्योंकि एक हर्जा सराई कर दी थी एक हिंदू पंडित ने, तो उसको मार दिया गया था। उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फसादात बरपा हुए, तो उस वक्त कहा गया कि ये दलील से बातें साबित करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने भी कुछ सही बातें की हैं, कुछ एक सिर्फ मुझे उस पर ज़रूर एतराज़ है कि उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट तालिबान की को वो अभी वो हमने एक्सेप्ट नहीं की है गवर्नमेंट, और वहाँ पे जो औरतों के साथ जिस तरीके का सलूक कर रहे हैं इसको इसलिए ब्लैक एंड वाइट नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।